के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ पिछले शो से कविता जैन और राजेश पाल भी बने हुए हैं। विकास सालुंके और रोजित जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस से आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़ेंगे। क्योंकि अर्निंग सीज़न ख़त्म हुआ है, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनका व्यू रहा इस अर्निंग सीज़न को लेकर, और मार्केट के नए ट्रेंड्स और थीम पर बात करेंगे। और इसके अलावा बाजार का टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए एज ऑलवेज, क्योंकि ट्यूसडे है, केडियानॉमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया मौजूद रहेंगे। ये सब कुछ थोड़ी देर में। मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं, और मार्केट में पिछले 1 घंटे की हाईलाइट रही वो बैंक निफ्टी। हजता जो टाइम पर हमने स्पॉट किया, और अब देखिए 50-750 की मैंने बात की थी कि 50-750 आपको स्क्रीन पर शायद दिखा दे। 50-750 बैंक निफ्टी पर इस समय 50-750 एग्जैक्टली। अब उस लेवल पर बैंक निफ्टी की बात हो रही है, यहाँ पर निफ्टी की नहीं बात हो रही है। 50-750 इस समय निफ्टी बैंक पर, और निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम है, लेकिन पिछले 1 घंटे की हाईलाइट बैंक निफ्टी। अब मैं कहूँगा, अब अगर आपने वो ट्रेड लिया था, अब यहाँ पे हाफ बुक कर लीजिए, बाकी हाफ को छोड़ दीजिए एक स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि अब पता नहीं, ये वो जो सुबह बात हुई थी कि 800 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ड्यू है बैंक निफ्टी में, हो सकता है वो आज ही हो रही हो। लेकिन अगर नहीं हुई तो इतना बड़ा प्रॉफिट अगर आपने कमाया तो एटलीस्ट उस प्रॉफिट को थोड़ा तो घर ले जाइए। आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए इस लेवल पर 50-750 पर। उसका भी रीज़न है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। 50-750 से 50-800 जो हमारी सुबह की कमेंट्री भी थी, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर, राधा बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अगर ये क्रॉस होने लगा तो फिर वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन हाफ बुक, बाकी हाफ कैरी करिए स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक आज का एक बड़ा ट्रेड साबित हुआ है। और निफ्टी बैंक की हम बात करें, इस बीच निफ्टी भी अनुज करीब 24,700 के पार निकलता हुआ, तो वहां पर भी बड़े गेंस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये हाई पर मार्केट आपको दिखाई देगा, एक बहुत तगड़ा मोमेंटम पिछले 10 मिनटों में। कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अपनी और जोर लगाया है, इसमें सनफार्मा पर आपकी नजरें होनी चाहिए, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है पोजीशंस पे एक फॉलो अप आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्लियरली इस समय का जो बड़ा विनिंग ट्रेड साबित हुआ है वो बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ और बैंकों में इंडसइंड बैंक का, और टॉप 5 में ऑफकोर्स टीसीएस का भी हिस्सा बन गया है। तो ये वो फिलहाल काउंटर्स हैं जो दरअसल इस रैली को और बढ़ा रहे हैं। और निफ्टी बैंक की हम बात कर रहे हैं तो आपको इंडसइंड, कोटक और एचडीएफसी पर नजरें रखनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक खासतौर से, जहां पर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, 0.5% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए अब 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। पिछले शो से इस शो में कविता जैन और राजेश पालविया हमारा साथ दे रहे हैं, और अब हम जोड़ रहे हैं साथ ही साथ विकास सालुंखे को भी। विकास, पहले आपकी राय, एक नई ऊर्जा मार्केट में देखने को मिल रही है। 24,700 पर निफ्टी, और निफ्टी बैंक भी वो 5750 तक पहुंचा। बताइए इस समय ट्रेड क्या लेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षद जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में आज अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। हालांकि कल हमने देखा था थोड़ा सा साइडवेज देखने मिला था। मुझे एशियन पेंट यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। वापस जो रिसेंटली हाई किए थे 2 वीक पहले, उसको वापस से ब्रेक करते हुए देखने मिलेगा। तो 3240 के टारगेट के लिए एशियन पेंट को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 3050 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो 3050 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट को यहाँ पे बाय करना है। दूसरा मेरा रहेगा बैंकिंग में से कोटक बैंक, मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ऊपर में वापस 1860 के टारगेट के लिए इसको वापस बाय किया जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट देखने मिल रहा है आज इंट्राडे में, तो 1770 के आसपास का एक सपोर्ट है, तो 17 से 70 के सपोर्ट से कोटक बैंक को बाय करना है। एक मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो कोटक बैंक में मुझे लगता है कि 1860 के टारगेट के लिए इसको बाय करके जाना। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, टेक्निकल ट्रेड्स को आज हम बस यहीं पर विराम देंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस यानी मौजिक के 20वें एडिशन के साइडलाइन से हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि इस समय क्या मूड माहौल है कॉन्फ्रेंस में। अच्छा गौतम जी, मेरी आवाज़ शायद आपको आ नहीं रही है, आप गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, अभी आ रही है अनुज, अभी आ रही है। ओके, तो गौतम जी गुड मॉर्निंग। वैसे मुझे पता है मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस में बहुत शोर होता है और इतनी वेल अटेंडेड कॉन्फ्रेंस है, और मुझे सुनने में आ रहा है कि चेयर शायद कम पड़ रही हैं आपके जो ट्रैक्स चल रहे हैं उसमें, लेकिन इस समय मूड माहौल है कैसा कॉन्फ्रेंस में? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, कल कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था। कल हमारे यहाँ पे करीबन 7 से 8 सीईओ ट्रैक्स हुए हैं,
और आज फिर से करीबन 8 CEO ट्रैक्स हैं। तो और कल 55 कंपनीज भी थी और आज करीबन 70 कंपनीज कॉन्फ्रेंस में है। ओवरऑल 3 दिन में 200 कंपनीज प्रेजेंट करेगी। तो लगभग मूड काफ़ी पॉजिटिव है और बाजार भी बहुत बॉयंट मूड में है। हालांकि इस क्वार्टर के अर्निंग्स थोड़े से सॉफ्ट थे एक्सपेक्टेडली, बट जनरल जो सेंटिमेंट है कॉन्फ्रेंस में बहुत ही पॉजिटिव है। लोग स्टॉक आइडियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सीईओज को सुन रहे हैं, ऑन ग्राउंड ट्रेंड्स क्या चल रहा है। कल HDFC बैंक, हीरो मोटर्स, बॉश, टाटा स्टील, इन सब के सीईओज ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो लगभग हर एक सेगमेंट को हमने CEO ट्रैक में कवर करने का कोशिश किया है। आज कंजम्पशन पे काफ़ी फोकस रहेगा। जेप्टो और ट्रेंड से हमारा ट्रैक आज सुबह चालू होने वाला है और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी पे हम रुख करेंगे सुजलॉन के CEO ट्रैक में। तो लगभग सारे ही सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं और मूड काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे, जो कि मार्केट में भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सबसे ज़्यादा भीड़ तो ट्रेंड के लिए होगी गौतम जी, और मतलब क्या शानदार कॉल रही थी आपकी, मुझे याद है अब तक। और आपने हर क्वार्टर के बाद यहाँ पर प्राइस टारगेट्स को अपग्रेड किया। अब यहाँ पर ट्रेंड को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है और क्या सुनना चाहेंगे आप मैनेजमेंट से? अनुज, आवाज नहीं आ रही है आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी। ओके, एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ मैं। से पूछता हूँ, वो शायद कुछ हाँ, करेंगे। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ मैं। गौतम, अब आ रही है क्या आवाज़? हाँ, अभी आ रही है अनुज। हाँ, तो ठीक है। तो मैं सवाल ये पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा भीड़ तो ट्रेंड के लिए होगी और क्या शानदार कॉल रही आपकी पिछले 1 साल से लगातार। अब क्या इन लेवल्स पर आप अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं बुक करें या फिर अभी भी बने रहें यहाँ पर? नहीं अनुज, इंडिया में आप देखे होंगे कि कंजम्पशन सेक्टर में एक्चुअली ग्रोथ काफ़ी स्लो रही है। सो ऐसे माहौल में जिस कंपनीज में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, चुनिंदा कंपनीज ही है, चाहे ट्रेंट हो, जोमेटो हो, वरुण बेवरेजेस हो। अब यहाँ पे आप स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें एक जो सिंपल सलाह हमारी रही है और जिसपे हमने अमल भी किया है पिछले 1.5 साल से, वो ये कि जब तक क्वार्टरली ग्रोथ परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता है, हम स्टॉक में बने रहेंगे। क्योंकि जब हमने ये स्टॉक अप्रैल 2022 में 800 रुपए पे अपग्रेड किया था, उसके बाद ये जब पहले 2000 हुआ तब भी महंगा लगा था। फिर लास्ट दिसंबर के आसपास करीबन ये 4000 जब हुआ तब भी महंगा लगा था, और आज 6000 का भाव है 6 महीने बाद, अभी भी महंगा लग रहा है। तो कभी ना कभी ये ग्रोथ मॉडरेट होगा, तब शायद मल्टीपल्स भी थोड़े से मॉडरेट होंगे। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। ग्रोथ बहुत शानदार रही है। टॉप लाइन ग्रोथ 55-57% इस कंपनी की आ रही है, जबकि इस सेगमेंट में जो बाकी कंपनीज है रिटेल में, वहाँ 10 से 15% के आसपास ग्रोथ मुश्किल से आ रही है। तो ट्रेंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही रिलेटिव बेसिस पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इस पे वैल्यूएशन पे कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है। महंगा स्टॉक है, 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इस कंपनी का। तो अगर आप सिर्फ ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो बहुत कंपनीज कम है अभी इस सेक्टर में जहां पे ग्रोथ का इतना स्ट्रांग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। तो हम इस स्टॉक में अभी बने रहेंगे। गौतम, क्योंकि आपने कहा जेप्टो भी आज वहां पर प्रेजेंट करने वाला है, तो क्यों कॉमर्स को लेकर शेयर बाजार के निवेशकों का आई एम अज्यूमिंग इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वो जोमेटो में कितना प्ले आउट हो चुका है और कितना बाकी है क्यू कॉमर्स? हाँ हर्षदा, आपने सही कहा है। क्विक कॉमर्स काफी बड़ा रोल प्ले किया है जोमेटो के ग्रोथ में। हमने इस क्वार्टर में भी देखा है, पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे हैं कि ब्लिंकिट की वजह से जो जोमेटो में एक परफॉर्मेंस में एक भयंकर तेजी आई है। इनफैक्ट हम जब वैल्यूएशंस भी देखते हैं, हमारे जो टारगेट प्राइस है फेयर वैल्यू, उसमें आज 300 रुपए में 171 रुपए का भाव ब्लिंकिट के वजह से है, और 129 रुपए का भाव जो है वो कोर बिजनेस फूड डिलीवरी बिजनेस की वजह से है। तो क्विक कॉमर्स डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है इंडिया में पिछले 2 साल में, और यहां से भी हमें लगता है कि ग्रोथ पाथ बहुत ही स्ट्रांग रहेगा अगले 3 और 5 सालों में। आज हमारा पहला सेशन जेप्टो का है, वहां पे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने मिलेगा कि क्विक कॉमर्स में अगले कुछ सालों में क्या लैंडस्केप बना रहेगा। बट अगेन ये सेगमेंट ऐसा है कि जहां पे प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। 2 साल पहले आप नहीं अंदाजा लगा सकते थे कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का साइज इंडिया में क्या था और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है एक बार अगर आपने स्टॉक या सेक्टर या सेगमेंट अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है,
तो फिर उसमें बार बार उसको रीअसेस करने का ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है। इसको राइड करना चाहिए बिकॉज ये सारे बहुत ही इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ साइकिल में अभी है। तो यहाँ से जैसे जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक्स है, जैसे जैसे कंजम्पशन हैबिट्स और पैटर्न्स चेंज हो गए, कई सारे ये सेगमेंट्स हैं जो 3-5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज रीजनेबली बड़े हो गए और मुझे लगता है यहाँ से और बड़े हो सकते हैं और इनको राइड करना चाहिए। जी हाँ, तो ये इनफैक्ट न्यू एज कंपनीज की तेजी को राइड कीजिए आगे, एक नई यूनिवर्स में नए मार्केट्स को दरअसल ये एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, और जो कोर एक्सपोजर निवेशकों का रहा है वो बैंकिंग फाइनेंशियल में रहा है, गौतम उसको लेकर क्या सेंस बन रहा है, जहां पर डिपॉजिट्स रेज करना बैंकों के लिए थोड़ी सी चुनौती बनी है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स? क्या फीलर्स मिल रहे हैं जब आपने ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट से भी बात की या फिर सुनी, क्या आउटलुक बन रहा है? तो देखिए, बैंकिंग में थोड़ा सा डिपॉजिट को लेके कंसर्न रहा है। अभी डिपॉजिट ग्रोथ 10-12% है, क्रेडिट ग्रोथ 14-15% है। तो डेफिनेटली बैंकों को डिपॉजिट मोबिलाइज करने में बहुत एफर्ट करने होंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे फोकस कीजिए, और यस्टरडे हमारे सीईओ ट्रैक में एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने कहा है कि उनका पूरा फोकस डिपॉजिट और क्रेडिट के बीच जो गैप है उसको ब्रिज करने में रहेगा। इसलिए अगले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो सकता है एचडीएफसी बैंक के लिए, बिकॉज उनका फोकस डिपॉजिट पे रहेगा और वो चाह रहे हैं कि जो उनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो जल्दी से कम हो जाए, और इसी वजह से थोड़ा बहुत मार्जिन भी एक कैप होके रहेंगे नियर टर्म के लिए सारे बैंकिंग कंपनीज के लिए। हम पिछले 5-6 क्वार्टर से देख रहे हैं कि एनआईएम्स में प्रेशर बना हुआ है। 4Q FY23 में एनआईएम्स पीक हुए हैं, वहां से वो प्रोग्रेसिवली नीचे नीचे आते रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हालांकि बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ है, 14-15% पे अभी भी क्रेडिट ग्रोथ है और 15-16% पे प्रॉफिट ग्रोथ भी है। एक चीज जो उभर के सामने आ रही है वो ये है कि क्रेडिट क्वालिटी जो इंडिया का अभी है बैंकिंग सिस्टम का, चाहे प्राइवेट बैंक लीजिए आप, पीएसयू बैंक लीजिए, तो पिछले 3 डेकेड का बेस्ट एसेट क्वालिटी एनवायरनमेंट से हम अभी गुजर रहे हैं। उसमें अगर थोड़ा बहुत बीच में कुछ क्वार्टर्स मार्जिन की वजह से आगे पीछे होते हैं तो मुझे नहीं लगता बैंकिंग स्टोरी को पर से कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, वैल्यूएशन सबसे सस्ते आज बैंकिंग स्पेस में है, बाकी सारे सेक्टर के वैल्यूएशंस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। हमने अभी एक नोट निकाला था जिसमें हमने दर्शाया था कि 3 और 5 साल का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो केवल बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर बचा है जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी डिस्काउंट टू लॉन्ग पीरियड एवरेज कर रहे हैं, बाकी सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशंस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, बट हाँ, इमीडिएट कोई बड़ा ट्रिगर कैटलिस्ट इसमें नहीं है। ओके, अच्छा, 2 और सीईओ ट्रैक, एक तो आपके खुद के सीईओ रामदेव जी और एक बीएससी के सीईओ, वो भी प्रेजेंट कर रहे थे। इस स्पेस ने बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को क्योंकि मार्केट इतना अच्छा कर रही है। ये स्पेस में आप अभी भी एक्साइटेड हैं क्या? बहुत एक्साइटेड है अनुज, हमें लगता है ये स्टोरी अभी चालू ही नहीं हुआ है इंडिया में। पिछले 4 साल में आपने देखा है डीमैट अकाउंट 3.5 करोड़ जो थे 2020 मार्च में, अभी 16 करोड़ पहुंच गए। और हमारा अनुमान है अगर जो इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो एक बिग मेगा अम्ब्रेला थीम है वो अगर प्ले आउट होता रहेगा तो ये 16-16.5 करोड़ का जो डीमैट अकाउंट है अगले 3 साल में 25-30 करोड़ तक जा सकता है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो डेमोग्राफी है नया, उसमें लोगों का जो इंटेंशन है वो म्यूचुअल फंड इक्विटीज की तरफ ज्यादा है इंक्रीमेंटली। अभी कल आरबीआई का एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया है कि टर्म डिपॉजिट में 47% सीनियर सिटीजन्स है। इनडायरेक्टली वो ये दर्शाता है कि जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया का वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी इसमें आना चाहता है। तो कैपिटल मार्केट एक बड़ा प्ले बन सकता है अगले 5-10 साल के लिए। हाँ, ये एक लीनियर प्ले नहीं रहेगा। दिस इज नॉट कंजम्पशन, दिस इज नॉट बैंकिंग की जहां पे लीनियर ग्रोथ आती है। यहाँ पे सिक्लिकलिटी ज्यादा होती है। कुछ कंपनीज ट्राई कर रहे हैं, जैसे हमने कल बीएससी में सुना कि वो कैसे अपने बिजनेस का सिक्लिकलिटी एंगल कम कर रहे हैं रेवेन्यूज में। बट ओवरऑल अगर आप आज से देखते हैं, हालांकि ऑलरेडी पिछले 3-4 साल में बहुत पैसा इस स्पेसेस में बन गया है, वेल्थ मैनेजमेंट, एएमसी, ब्रोकिंग बिजनेस, जो कैपिटल मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज है उन सब में, मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत पैसा इसमें बनेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के, और यहाँ से रनवे बहुत लंबा है। कई देशों में आप देखोगे बैंकिंग डिपॉजिट्स का जो टोटल एयूएम है और म्यूचुअल फंड का एयूएम है वो इक्वल होता है। हमारे यहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड का एयूएम 30 लाख करोड़ है
और बैंकिंग डिपॉजिट का जो टोटल साइज है वो 212 से 215 लाख करोड़ के बीच में। तो अभी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है और उसमें ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं वो काफी अपना रोल उसमें प्ले करेंगे। अच्छा, एक और सवाल, ओवरऑल मूड कैसा है इंडिया पर इस समय, क्योंकि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और आपकी कॉन्फ्रेंस में काफी एफआईआई क्लाइंट्स भी आए होंगे। ओवरऑल एफआईआईज का मूड क्या है इंडिया पर? अनुज, ये क्वेश्चन 4-5 साल पहले इसकी अहमियत बहुत अलग होती थी। आज डोमेस्टिक इतना बड़ा प्लेयर बन के है कि एफआईआईएस चाहे बेचे या खरीदे उससे मार्केट को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। बट चूंकि हम इतने सालों से इस चीज को ट्रैक करते आ रहे हैं तो हम वही सवाल बार बार डिस्कस करते हैं कि एफआईआईएस ले रहे हैं कि एफआईआईएस बेच रहे हैं। सी दे फाइंड वैल्यूएशंस इन इंडिया एक्सपेंसिव, उन्हें दूसरे बाजार थोड़े से ज्यादा सस्ते लग रहे हैं तो उनका सेलिंग चालू है। बट इससे बाजार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अनुज, आपने देखा था 2022 में भी एफआईआईएस ने फुल ईयर में $17 बिलियन का सेलिंग किया था, राइट? तो उस साल बाजार 4% ऊपर बंद हुए थे, राइट? वहां से अगर आप देखते हैं जनवरी 2022 फर्स्ट से लेके आज तक, दैट इज ऑलमोस्ट 20th of August, तो 2 साल और 8 महीने का आप टोटल क्यूमुलेटिव एफआई का फ्लो निकालते हैं तो हार्डली 2 या 3 बिलियन डॉलर का टोटल फ्लो उनका बचता है अभी। उसके सामने डोमेस्टिक फ्लोज है $85 बिलियन। तो बाजार को जो एक सेंसिटिविटी था 4-5 साल 10 साल पहले एफआई फ्लोज को लेके, वो सेंसिटिविटी अभी कम हो गया है। अभी बाजार का रुख डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल सेवर्स ये तय करते हैं, ना कि एफआईआईएस। एफआईआईएस हैव बिकम अ स्लाइटली सेकेंडरी प्लेयर इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट एनवायरनमेंट राइट नाउ। मुझे लगता है जैसे जैसे ग्रोथ डिफरेंशियल इंडिया का और ज्यादा रोबस्ट होगा बाकी बाजारों के मुकाबले, उनको वापस इंडिया में आना ही पड़ेगा। बिकॉज ग्रोथ के मामले में मैक्रो, माइक्रो, पॉलिसी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया स्टैंड आउट करता है ये पूरे रीजन में और मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में राइट नाउ। सो अगर आप देखते हैं पिछले 3, 5, 10 साल का भी परफॉर्मेंस डॉलर टर्म्स में, इंडिया हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ डॉलर कंपाउंडिंग ऑल्सो इन द लास्ट 10 years। गौतम जी, मैं वेरी क्विकली आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने वो अर्निंग्स का जिक्र किया और Q1 थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर था, लेकिन जिन भी सीईओज ने प्रेजेंट किया है वो कितने कॉन्फिडेंट है अर्निंग्स आउटलुक को लेकर फॉर द रेस्ट ऑफ FY25, अगर उसका मुझे एक अंदाजा दे सके। नहीं, FY25 में हर्षदा थोड़ा सा एक मॉडरेशन रहेगा अर्निंग्स में। पिछले साल अर्निंग्स 30% ग्रो हुई थी हमारे कवरेज यूनिवर्स की। इस साल हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत मॉडरेट है, 11-12%, और हमें लगता है 11-12% का ग्रोथ करना इस माहौल में डिफिकल्टी नहीं होगी। उतना तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही रहेगा। हाँ, सेक्टरल मिक्स चेंज हो जाएगा। कुछ सेक्टर जो लास्ट ईयर नहीं परफॉर्म किए, जैसे मेटल्स है, वो इस साल उनका अर्निंग्स आएगा, और कुछ सेक्टर जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत बड़ा आउटसाइज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, फाइनेंशियल्स, उनका इस साल का ग्रोथ 14-15% पे आ जाएगा। ओके, तो इस समय अब मार्केट में, गौतम, एक फाइनल सवाल फिर, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख के चलें बड़े मूव्स के बाद? अनुज, मेरा मानना है कि बाजार हमेशा अर्निंग्स के मुताबिक रिटर्न देता है, थोड़े से लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी डाइवर्जेंट हो जाती है। हमने देखा है कि 2010 से 20 जब बाजार ने 6.5% अर्निंग्स कंपाउंडिंग किया, तो बाजार ने भी 8-8.5% के बीच में रिटर्न्स दिया आपको 2010 से 20 से 24 के बीच अर्निंग्स ने 24% कंपाउंडिंग दिया है, तो बाजार ने भी 23 से 24% कंपाउंडिंग दिया है। यहां से मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा रीरेटिंग होगा इंडेक्स वैल्यूएशन का। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा मॉडरेट होने के चांसेस ज्यादा है मल्टीपल्स के। निफ्टी के मल्टीपल्स काफी रीजनेबल है। मुझे लगता है यहां से जितना अर्निंग्स का कंपाउंडिंग है, हमारा 14% का एक्सपेक्टेशन अगले 2 साल में, लगभग उतना ही रिटर्न हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स लेवल पे निफ्टी में। राइट, गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स बात करने के लिए। और अब आप जाइए वापस अपनी कॉन्फ्रेंस में और फिर आपसे बात करेंगे एक बार ये सब कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके बाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए, अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में क्या बड़े ट्रेंड बन रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आ रहा है, पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद निफ्टी पर आपका व्यू। देखिए, आज मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई है, वरना मैं आपको दिखाता कि बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस जो है 51,194 पे है। 51,200 पकड़ लीजिए ब्रॉडली, और एक बार हो सकता है वहां थोड़ा विश्राम ये कर ले, पर जहां ये 51,200 क्रॉस कर जाए तो मुझे लगता है कि फिर इसके बाद
और कम से कम 1200-1300 पॉइंट की फर्दर तेजी इमीडिएटली हो जानी चाहिए। और ये तो सिर्फ जब तक कि निफ्टी, बैंक निफ्टी रैली मोड में इतना बढ़ जाएगा, और अगर ये 51,200 के बाद अगर 52,000 क्रॉस कर गया तो फिर ये न्यू हाई की रेस लगा सकता है। पर अनुज, बैंक निफ्टी से ज्यादा मक्खनदार पैटर्न्स जो हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हैं। सारे के सारे स्क्रीनिंग बाई मोड में हैं, और समस्या है किसको लें और किसको छोड़ दें। और दूसरा एक जो बड़ा थीमेटिक शिफ्ट आ रहा है बैंक्स में, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले जब हमने अपनी पीएसयू बैंक्स में तेजी अबैंडन की थी और बड़े प्रश्नात्मक से विस्मित से भाव लोगों के थे कि बैंक पीएसयू बैंक्स में तेजी क्यों छोड़ रहे, और हमारा कॉल था 30% नीचे वापस लेंगे। अब वो पॉइंट आ गया है, हमने एक एक करके वापस पीएसयू बैंक्स में एंट्री के पैटर्न्स को हमें मिलना शुरू हो गए हैं, और हमारे क्लाइंट्स उनमें लगातार एक एक करके अब री एंट्री करते जा रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिर कौन से, कोई एक दो नाम सुशील जी अगर बता सकें तो? अनुज, जो अच्छा लगे, जिसका नाम सुंदर लगे वो ले लो, सारे के सारे स्क्रीनिंग बाइज हैं। प्रॉब्लम ये किसको लें और किसको ना लें। जो अच्छा लगे उसको ले ले, ये अच्छी बात कही। अच्छा, आईटी में बहुत शानदार मूव आए हैं सुशील, अब आईटी में क्या व्यू बन रहा है इस समय, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में? लार्ज कैप आईटी में देखिए, इन्फोसिस हम वेट करेंगे वापस से सेल सिग्नल के लिए, और ये जब गिरेगा ना तो बहुत बुरी तरह गिरेगा। विप्रो ही एकमात्र लार्ज कैप आईटी है जहां पे हमने 2-3 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को तेजी कराई, उसको हम बरकरार रखेंगे। टीसीएस का जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है ये लेट फेज में है, तो यहां से एंट्री लेके रिवॉर्ड रिस्क अब कोई फेवरेबल नहीं बचा है। और इन्फोसिस डबल टॉप भी नहीं बना पा रहा है, वो लोअर टॉप बना रहा है। जब तक इन्फोसिस को न्यू हाई में नहीं जाता है, जिस दिन भी इसमें रिवर्सल सिग्नल आएगा हम बेचेंगे। लार्ज कैप आईटीज में सिर्फ एक विप्रो में फिलहाल हमारी नई तेजी की हुई है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और स्पेस जो हमने लगातार आपके साथ डिस्कस करी है, केमिकल्स। अब आरती इंडस्ट्रीज का वो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस स्पेस में? देखिए, केमिकल्स के स्टॉक्स में एक बड़ी खास बात रही है, ये सिर्फ आरती में नहीं है, ये कभी जीएनएफसी में हो जाता है, कभी नवीन फ्लोराइन में हो गया। ये बड़े एक्सीडेंटल से चार्ट जो ड्रॉप करते हैं, ये पैनिक जो कॉज करते हैं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है। आरती इंडस्ट्रीज में हमारे क्लाइंट्स को हमने कल ही परसों ही बाई के ट्रिगर्स दे दिए थे, और वो आज या कल में कभी भी बाई वापस इसका ट्रिगर हो सकता है। आरती यहाँ 620 वाला हमें लगता है वापस 900 रुपये हो जाएगा। उसके अलावा फार्मा में कोई अच्छे स्टॉक्स हैं क्या, फार्मा में, लार्ज कैप या मिड कैप? लार्ज कैप्स देखिए सैचुरेटेड हो चुका है, और मिड कैप से हम लगातार जैसे बायोकॉन में या शिल्पा मेड में बने हुए थे। अब रोसारी बायोटेक में एक हमारा रिसेंट न्यू बाई था, और वो भी काफी अब बढ़ने लग गया है। तो फार्मा में मिड कैप स्पेस में ट्रेडिंग ना करके अभी भी 3 से 6 महीने के व्यू में जो मिड कैप्स और स्मॉलर स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे बाई हैं, और लार्ज कैप्स फार्मा में बड़े संदेहास्पद चार्ट पैटर्न्स बना रहे हैं। ओके। अच्छा, आपने बात की वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, लेकिन सेकंड टियर बैंक्स जो हैं, जैसे फेडरल, बंधन, इन सब में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, इनमें कोई पिक है क्या आपकी? अनुज, आरबीएल कल हमारे क्लाइंट्स को हमने स्ट्रॉन्ग बाई कॉल दिया, इसको डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, दिवाली तक हो सकता है इसका 350 रुपए भाव क्रॉस हो जाए। तो एक बड़ी मूव हो सकती है, 210-15 वाला स्टॉक 350-60 हो जाना। तो आरबीएल एक हमारी हॉट पिक है उसमें से। आप, जो हम कुछ महीनों पहले तक रॉकेट कॉल्स की बात करते थे और अब बाजार बदल गया, तो आप इसको भी एक रॉकेट की श्रेणी में ले सकते हो। बड़े दिन के बाद एक रॉकेट टाइप चार्ट आता ही है। बंधन बैंक भी लगता है 25-30% यहाँ से रिबाउंड करना चाहिए, और ये सिटी यूनियन बैंक भी 20% यहाँ से बढ़ जाएगा। तो छोटे वाले बैंक्स या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या थोड़े से आउट ऑफ फेवर पीएसयू बैंक्स में ज्यादा फर्क अब लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सिर्फ मेंटेनेंस मूव आएगी बैंक निफ्टी के साथ साथ जितनी आती है। आउटलायर्स, आउट परफॉर्मर्स, जो आउट परफॉर्मर्स पीएसयू बैंक्स, आउटलायर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ओके, बिल्कुल। तो रॉकेट कॉल्स, कोई और रॉकेट भी आइडेंटिफाई किया क्या सुशील? फिर अब बात हो ही रही है रॉकेट कॉल्स की, तो क्या, सॉरी अनुज, मैं मिस कर गया आपकी लाइन। मैं कहा रॉकेट कॉल्स आइडेंटिफाई कर ही लिए हैं, तो कोई और रॉकेट भी है क्या? हाँ, तो देखिए, हम, काश आज मैं आपको स्क्रीन दिखा पाता। जो एफएमसीजी में जो हमने
एकदम बिल्कुल अर्ली एंट्री की और अब एक एक करके हमारे एग्जिट जहां बन रहे हैं उसमें जो लगार्ड है टेस्टी बाइट्स, इसने एकदम बिल्कुल रोबस्ट ब्रेकआउट अब दे दिया है और हो सकता है दिवाली नहीं तो क्रिसमस तक ये एक थ्री बैगर बन सकता है। 10,500 वाला स्टॉक मुझे लगता है 30,000 की चाल शुरू कर चुका है और ये कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं। इसी तरह के मूव्स आते हैं टेस्टी बाइट्स में। आप देखो अप्रैल 2020 से ये एक तरफा भागा 7,500 वाला 21,000 तक और फिर ये अगर आप देखोगे अप्रैल 23 से 8,500 वाला है ये भाग गया 19,000 तक। तो अब हमें लगता है उससे भी बड़ी चाल शुरू हो गई है। 8,930 का जो बॉटम था इसका और अभी 11,800 का भाव है। पुल बैक्स में इसको लेते जाएं 30,000 की चाल लगती है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लगता है यहाँ से एक बार डबल तक तो जाना चाहिए। ये जो चाल इसकी शुरू हुई है नीचे 2,000 के भाव से लगता है 4500, 4600, 4700 कुछ भी एक भाव बन जाए तो 3-4 महीने में पैसे डबल हो जाएं इस बाजार में, वो रॉकेट से कम नहीं है। बिल्कुल। तो टेस्टी बाइट और एंजल वन में तो खैर अच्छे मूव्स आ रहे हैं आज करीब 6%। लेकिन ये एंजल वन का हाई करीब 4,000 का था, वहाँ से करेक्ट हो चुका है काफ़ी। 4,000 का था या मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ 3900 के करीब का था। क्या वहाँ तक वापस जा रहा है आपके हिसाब से? उससे ऊपर। ओके। शॉर्ट आइडियाज भी हैं क्या कोई सुशील जी इस मार्केट में, या अभी शॉर्ट नहीं करना है? अनुज देखो ऐसा है ना, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ ईगो को संतुष्ट कर पा रहा है। रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। वो लगती है चार्ट देख के कि भारतीय यहाँ से 15% घट जाएगा, 5% घटते वापस घूम जाता है। तो पैसे कमाने से मकसद है कम रिस्क में ज्यादा पैसा कमाना। बाजार का अंडरटोन स्ट्रांग है, भले ही निफ्टी की और बैंक निफ्टी की अभी तक की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इवन इफ न्यू हाई में चली जाए तो वो रैली टाइप का पैटर्न है, अविश्वास का मूवमेंट है। पर जहां विश्वस्त, आश्वस्त, मजबूत, सटीक मूवमेंट्स मिल रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो वो बड़ा सरल। देखिए पैसे कमाने का मकसद क्या है? जिंदगी को मजेदार बनाना। ये शॉर्ट वर्ट करके मतलब मजा क्यों किरकिरा करना है? क्यों क्यों कलेजे के क्लेश पालना है? शॉर्ट करके कोई लंबा चौड़ा पैसा आ जाएगा भी, ऐसा बाजार लगता नहीं है। ओके चलिए, बिल्कुल। तो बहुत सही बात कही आपने। तो एक इस अच्छी बात पर इस शो को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज हम वो चार्ट्स नहीं दिखा पाए, वरना शायद ये कॉन्वर्सेशन और मज़ेदार होती। लेकिन खैर अब नीरज जी भी आ गए हैं स्टूडियो में और ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करेंगे। नीरज जी, ओवर टू यू। जी हाँ बिल्कुल। और अनुज, एक इंटरेस्टिंग मार्केट, जैसे हम लोग सुबह कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त क्यूज़ है ग्लोबल, तो आज भारत वाले उसको रीड करता हुआ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अगर 50, 800 और 850 निकाल दे और अगर टिक जाए उसके ऊपर, तो आज बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली हो सकती है। मैं जो सुबह बात की थी कि 800 पॉइंट की रैली ड्यू है, हो सकता है आज ही हो जाए। वो मुझे लग रहा है आज समीकरण बैठ रहे हैं। 50, 800, 850 के ऊपर निकल गए अगर आप, वन वे शॉर्ट कवरिंग होगी बैंक निफ्टी में। 60-70 पॉइंट ही तो है। बिल्कुल, पर वो 60-70 पॉइंट काफ़ी टफ है। टफ है, बहुत टफ है। वहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस। ओके, तो चलो भाई ये भी नज़र रखेंगे कि 850 किसी भी तरीके से आज बैंक निफ्टी पार करे तो फिर एक बड़े मूव की हम लोग तैयारी करेंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, लेकिन पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक।